गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं राघवेंद्र और हम फिर से मिल रहे हैं एक नए क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोगों ने 3-4 चैप्टर्स कर लिए हैं जो कि बहुत ही आसानी से आपको लोग आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक और चैप्टर है जो कि है ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब देखिए, हम देखें तो हमने क्या कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। अब इस चैप्टर का भी कर लेंगे और एक दो चैप्टर्स और बचे होंगे जो बचे होंगे इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैप प्रैक्टिसेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका एकदम ज्योग्राफी एकदम क्रस्ट हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस को हम क्यों करा रहे हैं, क्वेश्चंस इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका वो जो बेस है कि आपने आखिर दिवाली में क्या किया है, दिवाली में बस दिवाली मनाई है कि कुछ उसके बाद पढ़ा भी है या उससे पहले कुछ पढ़ा है। तो ये क्वेश्चंस इसीलिए हैं, ये चेक करने के लिए आखिर आपकी तैयारी कितनी है अपने अगले प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए। तो आइए हम मिलते हैं और एक नए चैप्टर पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करते हैं। ठीक है, ये है एक चैप्टर जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, है ना। अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन, हमको भी पता है और आपको भी पता है ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है ना। बट अगर आपको इसके क्वेश्चंस आ गए, सही क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको पता है ना, यही चैप्टर्स हैं, यही वो इंपॉर्टेंट इजी इजी चैप्टर्स हैं जो आपको क्या करते हैं 100 मार्क्स के और पास लेके आएंगे आपके ज्योग्राफी में, है ना, बोर्ड्स में। सो अगर हम बोले ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट का आखिर यूज क्या है ना। एक यूज तो आपको पता है, आपको इस जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ये तो ट्रांसपोर्टेशन है। पर आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन खाली इतना ही नहीं है ना। ट्रांसपोर्टेशन उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? तभी तो ये आपके चैप्टर में है। इतना आसान होता कि आपको यहां से वहां ले जाना एक ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इसके ऊपर चैप्टर क्यों बनाया जाता है ना। ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा हुआ कहीं भी, किसी भी देश का, ठीक है, तो वो देश क्या होता है, आगे बढ़ता है। देखो अब क्या गवर्नमेंट ज्यादा प्रेफर करती है कि नहीं, ज्यादा फोकस करती है कि भाई रोड होनी चाहिए, हर गांव तक रोड जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का मोड अच्छा हो गया तो क्या होगा, गांव भी आगे बढ़ेगा, शहर भी आगे बढ़ेगा। जब गांव शहर आगे बढ़ेगा तो स्टेट आगे बढ़ेगा, और जब सारे स्टेट्स आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देश भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करें ना, ये भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आपका। तो अगर हम बात बात करें, अगर जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, आप जैसे इंडिया में हो, है ना, आप अमेरिका में किसी से बात करनी तो आप तुरंत, आप अब पहले तो क्या होता था कि भाई फोन कॉल, अब तो क्या होता है लाइव चैट होता है ना, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती। तो ये भी एक तरीका है। बट अब जैसे आपको कोई सामान, जैसे मान लो अब हम लोग इंडियंस है ना, इंडियंस को आईफोन का बड़ा जोश रहता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, भाई किसी तरह सस्ता आईफोन मिल जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कोई दोस्त व्यवहारी होगा उससे हम क्या कहेंगे, अमेरिका से जरा आईफोन ले आओ मेरे लिए। तो क्या है भाई, क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि वहां पे एक तो सस्ता है, प्लस वहां से यहाँ आने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम लगने वाला है। तो ये क्या है, ये भाई यही तो है ट्रांसपोर्ट। अगर ये ट्रांसपोर्ट ना अच्छा होता तो आपको भी पता है कि भाई वहां से आता, फिर वो कुरियर करता, कुरियर करने पे पता है क्या दिक्कतें आती हैं, ये है वो है, बहुत टाइम लग जाता। बट अब क्या है, कोई भी आ रहा होगा अपने साथ, अपने जेब में लेते हुए आ जाएगा आपके साथ, आपके लिए, है ना। तो ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट का फायदा है ना, ये पावर है ट्रांसपोर्ट की। अब देखिए, हम लोग ने पहले शुरुआत कैसे की, अगर ट्रांसपोर्ट को अगर हमको इसमें बढ़ाना ना होता ना, अगर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट ना होता, तो सोचो हम लोग क्या करते, वही बुलक कार्ट, वही घोड़ा गाड़ी, उसी पे चल रहे होते, क्या जरूरत थी भाई, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, उससे बढ़े ट्रेन, बस, एरोप्लेन, इन सब पे आए। अब देखो हम लोग क्या हो गए, बुलेट ट्रेन पे आ गए, है ना, मेट्रोज पे आ गए। ये सब क्या है, ये ट्रांसपोर्ट है, आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम किसकी बात करने लगे, हाइपर लूप। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइपर लूप का। एक नई ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपर लूप। ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे आगे चल के। बट हाइपरलूप क्या है, ये बहुत ही फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये किस पे काम करता है, वैक्यूम पे काम करता है, जो बहुत ही तेजी से, मतलब इसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज है ना, बहुत तेज। तो जेट की स्पीड से भागेगी। तो ये हाइपरलूप, ये भी एक मोड ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन है, ये ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट से शुरू होंगे, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग पे जाएंगे। और इससे आपको यह पता चल जाएगा कि भाई आपका चैप्टर्स कितना प्रिपेयर है, और इससे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए। ठीक है, चलिए। तो व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, बहुत हम लोग पहले भी बोला, हम लोग पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, बहुत ही ईजी करते हैं ताकि आपको लगे भाई आता है ना। तो व्हाट व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, आप लैंड पे कहां कहां चल पाओगे भाई, एक तो रोड और एक दूसरा रेलवे, आपको ही पता है। ठीक है, अब शिप तो रोड पे चलाओगे नहीं, लैंड पे चलाओगे नहीं, है ना, तो बहुत ईजी है। तो अब व्हाट आर रोड्स, अब देखो रोड्स की बात करें, रोड्स आर द रूट्स ऑफ ट्रेवल बाय टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, कार्स एंड ट्रक्स।
है ना। ये जब वेरी शॉर्ट आता है तो आप लोगों को भी लगता होगा क्या ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना। अब धीरे धीरे जब शॉर्ट पे आएंगे, लॉन्ग पे आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे हैं। ये सब क्या होता है, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर पे आ जाएंगे और ये आपको लगेगा बहुत ही हल्के से क्वेश्चन है, बट यही क्वेश्चन जो है वो एक 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 जोड़ जोड़ के क्या करेंगे, आपको 100 मार्क्स के पास लेके आएंगे। ठीक है, चलिए। नाउ झांसी इज द जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये कहाँ इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ झांसी इन द नेटवर्क ऑफ रोड्स। ठीक है, अगर हम बात करें झांसी, झांसी कहाँ पे है, अगर कोई यूपी वाला होगा तो उसको पता होगा कि यूपी में है झांसी। ठीक है, और अगर आप नहीं है तो हम आपको बस बता दे रहे हैं बेसिक। ये है आपका इंडिया, ठीक है। रफ डायग्राम में बात करें, ये है, ठीक है। तो झांसी कहाँ है, झांसी आपका नॉर्थ साउथ, मतलब ये नॉर्थ, ये साउथ, और ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट, सॉरी, ये ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट तो क्या है, सेंटर है, जंक्शन। ये ऐसे गया, ये ऐसे ऐसे गया, तो इस जगह पे कहीं पे क्या होगा, आपका झांसी होगा। तो इसलिए झांसी क्या इंपॉर्टेंट है किसका, आपके, देख लीजिए एक बार, एकदम बेसिक है ना। अगर आप देखेंगे यहां से रोड जा रही होगी, यहां से रोड जा रही होगी, तो उसका सेंटर पॉइंट कहां पे आ रहा है, झांसी के आसपास आ रहा होगा। तो इसलिए क्या होता है, झांसी इज अ जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। समझ गए। नाउ विच आर द 3 गॉजेस ऑफ इंडियन रेलवेज। देखो, आप लोग जब भी ट्रेन रेलवे स्टेशन जाते होगे, कॉमन है सब जाते होगे, तो आप लोग सुनते होगे बड़ी पटरी छोटी पटरी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, बड़ी पटरी पे ट्रेन आ रही है, छोटी पटरी पे ट्रेन आ रही है। तो वो ये क्या है, वो यही चीज है। वो क्या है, इंडियन रेलवे क्या होता है, 3 गॉजेस में इंडियन रेलवे होती है, जिसको बोलते हैं ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज। जिसमें क्या होता है, इन सबको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो कुछ मीटर्स, मतलब कि कौन कितना ज्यादा चौड़ा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रॉड और मीटर आपसे पता ही चल रहा होगा, इसमें दो दो रेल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1 मीटर होगा, उसमें 1 मीटर से ज्यादा होगा, उसमें उससे कम होगा। ठीक है, ये होता है ब्रॉड और नैरो गॉज। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल लेक्चर करेंगे ना, तब आप लोगों को पता चल जाएगा वन शॉर्ट वीडियो में कि भाई ये ब्रॉड मीटर और नैरो गॉज क्या होता है। ब्रॉड मीटर नैरो गॉज क्या है, ब्रॉड थोड़ी ज्यादा चौड़ी होगी, ठीक है, मीटर गॉज में डिफरेंस क्या होगा, वो मीटर होगा, और नैरो गॉज में और कम होगा। बस यही अंतर है ना, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो और मतलब इसके जो ट्रेन चलेगी उसमें भी डिफरेंस होगा, बट मतलब यही है कि ये 3 गॉजेस जो होती है, जिसको बड़ी छोटी पटरी बोलते हैं, हम लोग बात करते हैं ना नॉर्थ इंडिया में। चलिए, वाई हैज द ट्रेवल बाय सी डिक्रीज। अब पहले क्या होता था, पहले आपको पता है कि इंडिया, जब इंडिया की पहले सबसे पहले खोज किसने की, ठीक है, मतलब इंडिया तो था, मगर वेस्टर्न इंडिया ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया की खोज की जब आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस आया कि कौन आया, आप बताइए कौन आया सबसे पहले। ठीक, पोर्टुगीज आए। ठीक है, पोर्टुगीज आए कहाँ पे, आपके साउथ इंडिया में, है ना, कोचिन में। कौन आया था, ठीक है, तो पोर्टुगीज आए थे। पोर्टुगीज ने जब डिस्कवर किया तो ये किस रूट से आए थे, सी रूट से आए थे, है ना। तो उस समय क्या था, सी रूट सबसे ज्यादा क्या होता था, यूज में आया हुआ। ठीक है, और वर्ल्ड में जिसकी भी सी के ऊपर पकड़ ज्यादा हुई, उसे पूरी दुनिया पे राज किया। उस समय वर्ल्ड पे सी पे राज कौन करता था, ब्रिटेन। और इसलिए उस समय वर्ल्ड पे वर्ल्ड लीडर कौन था, ब्रिटेन था। उसने क्या पूरी दुनिया में राज कर रखा था, हमारे ऊपर भी राज करता था, है ना। तो वही चीज है। तो शुरुआत में क्या होता था, सी के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंस होती थी। विद टाइम क्या हुआ, विद टाइम हम लोग ने क्या बनाया, हम लोग ने रोड अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग कर लिया, प्लस हमने एयर सिस्टम स्ट्रांग कर लिया, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये नहरों के थ्रू, छोटी छोटी नहरों में, नदियों में, पहले क्या होता, गंगा में भी नावें चल रही हैं, यमुना में भी चल रही हैं, गोमती में भी चल रही हैं। ठीक है, तो क्यों, पहले वही था ही सबसे आसान आसान तरीका। आप दिल्ली में बैठे और यमुना के सारे 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 आगरा आ गए, है ना। बट अब क्या हो गया, अब रोड सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया, अब रोड रोड से जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक, तो ये है इसका रीजन कि अब सी से या रिवर से जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपका रेलवेज जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। रुकिए, अलग पेन से कर, रेलवेज जो है आपका अब वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स हैव रिड्यूस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं कि वाटर ट्रांसपोर्ट अभी भी यूज में नहीं आता है, बट उसका यूज जो पहले जितना होता था अब कम हो गया है। क्या, एक और रीजन देखो, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं,
वो हमेशा किससे आते हैं, वाटर से ही आते हैं, सी रूट से आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसको अगर आप एरोप्लेन से लेके आओगे, प्लेन से या ठीक है बाय रोड लेके आओगे, तो उसमें आपको बहुत पैसा लगेगा। तो क्या होता है, वो जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, बड़ी बड़ी क्या होती है, शिप्स होती हैं, और उनमें क्या होता है, ऊपर कंटेनर रखे रहते हैं, और एक नहीं कई सारे कंटेनर रखे रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये खूब सारे कंटेनर लेके आ जाते हैं। तो सी से आप बड़ा जो माल लाना होगा, तो आप सी का प्रेफर करते हैं। बाकी आप अब क्या करते हैं, जल्दी लोग एयर का प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अब अब क्या हो गया, लोगों के अंदर जल्दी लाने का ये हो गया कि जितना जल्दी सामान आ जाए उतना अच्छा है। चल, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट? अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको पता है ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट भाई, ट्रांसपोर्ट इज अ मींस ऑफ कैरिंग पीपल। अब खाली हम लोग को पीपल पता होता कि भाई ये ट्रांसपोर्ट बस है, ट्रांसपोर्ट कार है, ठीक है, बट गुड्स, याद रखना, गुड्स सामान, जो आपका, मान लो आपका कोई भी सामान, अभी दिवाली आ रही थी, दिवाली में आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, मिठाई भेजते हो ना किसी को भी, तो क्या भेज रहे हो, वो गुड्स हो गया, भले वो ईटेबल हो या जैसा भी हो, गुड्स है। तो गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए जो टर्म यूज होगा उसको ट्रांसपोर्ट बोले, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड द थ्री मेन ट्रांसपोर्ट और लैंड, वाटर एंड एयर, आपको ही पता है ना, कि अब लैंड, वाटर और एयर की मदद से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो कोई भी चीज। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, हाउ आर रोड्स क्लासिफाइड, मतलब इंडिया में रोड्स, अब आपको से पूछा जाए एकदम सिंपल टर्म में, भाई रोड्स क्या होते हैं, तो आपको कह रहे भैया वो जो काली रोड होगी, वो जो रोड है जिसमें हमारी गाड़ियां चलती है वो रोड है। बट भाई एक ही रोड नहीं होती है, रोड कई टाइप्स की होती है हमारे देश में। ठीक है, देखिए, एक रोड होती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आजकल बहुत नाम सुन रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्रेस वेज। ठीक, इसका नाम सुन रहे होंगे आप लोग, एक्सप्रेस वेज। फिर आता है आपका, ठीक, फिर आता है आपका नेशनल हाईवेज जिसको एनएच बोलते हैं। ठीक, फिर आता है आपका स्टेट हाईवेज जिसको एसएच बोलते हैं, स्टेट हाईवेज। ठीक है, फिर आता है मेजर एंड माइनर डिस्ट्रिक्ट्स रोड, फिर आता है विलेज रोड जो आपके गांव में होती है। ठीक, तो नेशनल हाईवेज क्या होते हैं कि जो पूरे नेशन में जो इंपॉर्टेंट सिटीज होती है उनको कनेक्ट करेंगे। मान लो जैसे हम बात करें जैसे ये है, ये आपका यहाँ से इंडिया आया, ये ये आपका इंडिया का रफ डायग्राम हो गया। तो ये क्या है, अगर मेजर सिटीज की बात करें, जैसे यहाँ पे क्या है, जम्मू है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका दिल्ली है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका लखनऊ है, ये मुंबई है, सॉरी यहाँ पे है सी के पास, फिर यहाँ पे मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए पुणे है, ठीक, यहाँ पे गांधीनगर है, यहाँ पे आपका जयपुर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, सिटीज है, यहाँ पे कोलकाता हो गया, यहाँ चेन्नई हो गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ चेन्नई हो गया, यहाँ बैंगलोर हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज है। अगर हम बात करें इनको कौन कनेक्ट कर रहा होगा, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा होगा ये आपका नेशनल हाईवे। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, आप देखोगे कभी आप इंडिया का रोड का मैप देखो तो ये ऐसे ही कनेक्टेड रहती है रोड्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल हाईवेज बोलते हैं। खाली ये नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हैं भाई, उनको पीछे नहीं छोड़ना है, नॉर्थ ईस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, है ना, खाली ज्योग्राफी के लिए नहीं, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप नॉर्थ ईस्ट को कभी नहीं भूल सकते। तो नॉर्थ ईस्ट को भी आप क्या करते हैं, नेशनल हाईवे से आप धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, है ना। पहले वहां पे स्टेट हाईवे, अब क्या होता है, मान लो इस जगह पे आपका एक स्टेट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश है, सॉरी चेंज करते हैं इसका कलर। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे करके मान लो, रफ डायग्राम। तो उत्तर प्रदेश में जो आपके वो होंगे क्या, रोड्स, उत्तर प्रदेश में जो आपस में सिटीज होंगी छोटी छोटी, उनको जो कनेक्ट कर रहा होगा वो होगा आपका स्टेट हाईवे, है ना।
उनको क्या बोलेंगे, स्टेट हाईवे। जैसे मान लो यूपी में लखनऊ है, फिर बाराबंकी है, फिर अयोध्या है, फैजाबाद है, ये सब सिटीज जो हैं इन सबको कौन जोड़ रहा होगा, नेशनल हाईवेज भी जोड़ते हैं, स्टेट हाईवेज भी जोड़ते हैं, है ना। जहाँ पे नेशनल हाईवे नहीं होता है वहां पे स्टेट हाईवे हो जाता है। मगर हाईवेज जो होंगे वो क्या होता है, ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे मान लो ये उसके लिए भी यूज होते हैं, जैसे नीचे का बहुत ट्रैफिक है तो इसके ऊपर से एक हाईवे निकल जाएगा, तो या ओवर ब्रिज बोल दें उसको, तो वो भी आपका स्टेट हाईवे का ही पार्ट है, वो नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है। हाँ, हो सकता है वो नेशनल हाईवे के आसपास से निकले, नेशनल हाईवे से जुड़ जाए, बट वो होगा स्टेट हाईवे का पार्ट। ठीक, जैसे ओवर ब्रिज हो गया कहीं पे, ठीक है, मान लो आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, वहां बहुत जाम लग रहा है, और आप या कोई रेलवे ट्रैक है जहां पे बहुत जाम लगता है, तो क्या होगा, उसके ऊपर से एक ओवर ब्रिज बन जाएगा, वो भी एक स्टेट हाईवे का ही पार्ट होगा, है ना। या सिटी, एक सिटी है पूरी, जो मान लो जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ थोड़ी कंजेस्टेड है, तो क्या होगा, लखनऊ के बीच में ही क्या होगा, एक लखनऊ के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पहुंचने के लिए एक हाईवे बना दिया जाएगा, तो वो भी स्टेट हाईवे का पार्ट, समझ गए। तो ये स्टेट हाईवे होते हैं। फिर मेजर और माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, नाम से पता चल रहा है क्या, ये डिस्ट्रिक्ट होंगे, ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे एक बाराबंकी एक डिस्ट्रिक्ट है, ये लखनऊ में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो रोड्स बन रही होंगी, जो आपके गलियों मोहल्लों में हो रही होंगी, वो क्या होंगी, वो होंगी आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, जो आपकी गली के सामने से निकल रही होगी, आरसीसी की रोड या कोई भी रोड हो, ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। फिर आता है विलेज रोड्स। आप लोग ने जब कभी गांव जाओ तो गांव की गेट पे ही, गांव एंटर करते ही आपको एक बड़ा सा बोर्ड मिलेगा जिसमें लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कभी नोटिस करिएगा, अभी तक नहीं किया है तो अब करिएगा, लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये एक ऐसी योजना है जिसमें क्या होता है, सरकार गांव में, ग्राम मतलब गांव, तो सरकार क्या करती है, गांव तक रोड लेके जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल है, हर गांव में क्या होती है, पक्की रोड ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक योजना है प्रधानमंत्री, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये क्या है, ये इसी विलेज रोड को बनाने के लिए है, कि भाई किसी भी तरीके से विलेजेस को रोड से कनेक्ट किया जाए। क्यों, देखो अगर कहीं पे भी रोड बनती है तो याद रखिए, रोड पहले, रोड बनाने में लोगों को काम मिलेगा, ठीक है, कोई आएगा वो रोड बनाएगा, वहां पे वर्कर्स काम करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। प्लस अब गांव में आप रह रहे हो, ठीक, आपके मान लो गांव में क्या है, खेती हो रही है। अब क्या होता था कि पहले क्या होता था कि गांव में कोई, मान लो एक ऐसा आदमी हुआ जो शहर तक जाता है, और उसने क्या किया, सारा सामान गांव वालों से लिया और जाके शहर में बेच आया, तो हो सकता है आपको कम पैसे दे। बट अब जब, क्योंकि ग्राम सड़क योजना के थ्रू या गांव में विलेज रोड्स की होने की वजह से क्या हो गया, गांव गांव तक रोड्स आ गई, तो अब क्या होता है, ये गांव वाले जो खुद खेती कर रहे हैं, जैसे मैं हूं, मैं खेती कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब उस आदमी को देने से अच्छा है कि जो हमको कम पैसे दे रहा है, हम क्या करेंगे, हम लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी विलेज की रोड जो है वो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे से जुड़ी हुई है, तो हम जाएंगे किसी आसपास की बड़ी सिटी में और बेच आएंगे, है ना, मंडी में जाके। तो इससे क्या होगा, वो जो बीच वाला आदमी था जिसने ज्यादा पैसे ले रहा, हमसे कम पैसे लेके वहां फायदा कर रहा था, वो बच जाएगा और हर आदमी अपना सामान बेच सकता है। तो ये फायदा होता है क्या, रोड्स बनाने, है ना। इसलिए रोड इंपॉर्टेंट। रोड के किनारे आप देखोगे लोग छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं, गुमटी खोल लेते हैं, कुछ भी खोल लेते हैं, चाय की दुकान खोली, पंचर की दुकान खोली, मैं ये नहीं कर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भाई रोड है तो सबको कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो चाहिए, और ये आपके लिए क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है कि नहीं। तो एक तरीके से विलेज रोड्स क्या होती है, आपकी खाली आपको जोड़ नहीं रही शहरों से, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे रही है। प्लस अब आप क्या करोगे, अगर आप गांव में रह रहे हो और आपको पता है कि पास का, अगर गांव में कोई स्कूल नहीं है या आपको बड़ी हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो आपकी रोड क्या है, कनेक्टेड है स्टेट हाईवे। पहले क्या होता था, कनेक्टेड ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं, तो बारिश ही पूरा गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया। अब क्या है, ऑल सीजन रोड बनाने की कोशिश की जा रही है, ऑल सीजन रोड बन रही है, जिसमें क्या होता है, बाढ़ आ रही तो क्या हो गया, रोड तो रोड है, वो आपको लेके चली जाएगी, ठीक है। तो वही चीज है। अब आता है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये पांचों तरीके की रोड्स जो इंडिया में होती हैं। वैसे तो ये वन शॉट में भी हम लोग समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, बट यहाँ पे आपको एक बेसिक तरीका से समझा दिया गया कि क्या क्या है, ठीक है। अब आता है व्हाट आर नेशनल हाईवेज, ठीक है। अब ये लोगों ने पढ़ा ना, नेशनल हाईवेज वो होते हैं जो बड़ी सिटीज को कनेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे दिल्ली को क्या कहते हैं आप, मुंबई से जोड़ रहे हो, ठीक है, दिल्ली को आप गुड़गांव से जोड़ रहे हो, उत्तराखंड में देहरादून से जोड़ रहे हो, नोएडा से जोड़ रहे हो, तो ये सब क्या है, आपकी ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, और इनको जोड़ने वाले जो हाईवेज उनको नेशनल हाईवेज बोले, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं इनकी। अब देखो, अगर देखा पढ़ा जाए क्या लिखा है, दे आर द मेजर ट्रंक रोड्स विच लिंक द कॉर्नर्स ऑफ आवर लैंड, कॉमर्स नहीं कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर of our land, they are maintained by central government and serves interstate traffic. They
कनेक्ट कैपिटल सिटीज, पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट टाउन्स। ये क्या करते हैं, कैपिटल सिटीज को जोड़ रहे होते हैं इंपॉर्टेंट टाउन्स के साथ, जैसे कि मान लो दिल्ली को नोएडा से जोड़ दिया है ना, या लखनऊ को आसपास के एरिया से जोड़ दिया, या पटना को आर पार के एरिया से जोड़ दिया, या जयपुर के आसपास के एरिया से जोड़ दिया। ये सब क्या नेशनल हाईवे है ना। ये क्या नेशनल हाईवे तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कंट्रोल कर रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नाम से पता चल रहा है नेशनल हाईवे, नेशनल नेशन के लेवल पे जो होगा उसमें नेशनल गवर्नमेंट का काम आएगा ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो उसी तरीके से ये क्या काम कर रही है, इंटर स्टेट ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। इंटर स्टेट ट्रैफिक मतलब जैसे मान लो आपको दिल्ली से यूपी आना है या दिल्ली से उत्तराखंड जाना है, तो ये किस रोड पे आप जाओगे, ये नेशनल हाईवे के थ्रू जाओगे आप, ठीक है। तो क्या करें, इंटर स्टेट ट्रैफिक को जो है ये यही मैनेज करती है, आप किसी स्टेट के ऊपर नहीं थोप सकते हो ना। अब जैसे मान लीजिए यूपी वालों को मध्य प्रदेश जाना है, तो यूपी वाले क्या करेंगे, यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी यूपी बॉर्डर तक रोड बढ़िया बना देगी। मान लो उसके बाद एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड नहीं बनाई अच्छी, तो क्या होगा, फिर जो यहां से लोग जा रहे होंगे वो उस बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनको रोड खराब मिल जाएगी। तो भाई हम दोनों स्टेट के ऊपर डिफर नहीं कर सकते ना, कि हम उनके ऊपर वो करेंगे, मतलब एक तरीके से निर्भर हो जाएंगे कि वो बनाएंगे वो बनाएंगे, तो ये वो ना बनाए, हम ही बना देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है और उसके ऊपर क्या ले लेती है, टोल ले लेती है आपसे, है ना। टोल आप देते हो ना, टोल टोल प्लाजा पे आप टोल दे रहे होते हो। ये कलर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ब्लैक कर देता हूँ, हाँ। तो टोल देते हो आप लोग, अब तो आप फास्ट टैग से देते हो ना, फास्ट टैग नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो टेक्नोलॉजी आपके धीरे धीरे चेंज हो रही है, आपको और आगे बढ़ा रही है, ठीक है। तो आप आई होप समझ में आ गया होगा नेशनल हाईवेज का काम क्या है। नेशनल हाईवेज वो हाईवेज होते हैं जो मेजर ट्रंक रोड, मतलब एक तरह के इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट कर रहे होंगे, और इनको कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है क्या, ताकि ये इंटर स्टेट जो आपका ट्रेवल है, ये ट्रांसपोर्ट है, उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। और ये इंटर स्टेट ट्रैफिक खाली आपके आने जाने से इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। भाई देखो, समझो, अगर मान लो, बहुत ही इजी तरीके से समझो, अगर अगर मान लो ये एक स्टेट है, ठीक है, और ये एक स्टेट है ना। अगर मान लो ये यूपी है और ये है एमपी और ये है महाराष्ट्र और ये है एमपी। अगर हमको यूपी में मान लो हमने क्या उगाया, अगर हमने यूपी में उगाया शुगर केन, शुगर केन उगाया है ना। अब यूपी में शुगर केन उगाया और आपकी फैक्ट्री जो अच्छी वाली फैक्ट्री, मान लो अज्यूम यूपी में भी है मिल्स, फैक्ट्रीज हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। मान लो यूपी में एक फैक्ट्री है जो कि, सॉरी, एक फैक्ट्री जो महाराष्ट्र में है, एक फैक्ट्री है ना। तो अगर ये नेशनल हाईवेज नहीं होते जो इन सारे रोड्स को क्या करेंगे, आपस में इन सारे स्टेट्स को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, अगर ये ना होते, तो अगर खाली ये स्टेट के ऊपर डिपेंड कर दिया जाता, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हाथ में ना लेते अपने और स्टेट को दे दिया जाता, तो स्टेट क्या करता, अपने स्टेट के बॉर्डर तक रोड बना देता। मान लो अगला स्टेट जो होता, मान लो अगला स्टेट जो होता, उसकी रोड की क्वालिटी अच्छी ना होती और बीच बीच में खराब हो गई होती, तो क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा एमपी की रोड्स खराब है प्लीज, है ना, मैं बस बता रहा हूं, है ना। तो मान लो रोड खराब हो जाती, जब आप ट्रेवल कर रहे होते, तो यहाँ पे आपका शुगर केन क्या है, शुगर केन एक एक ऐसा फ्रूट है, या आप कह सकते हैं वो है, क्रॉप है, जो क्या करता है, टाइम के साथ अपनी क्वालिटी डिक्रीज होने लगती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ये पेरिशेबल है, मतलब टाइम के साथ इसकी जो क्वांटिटी है, शुगर की क्वांटिटी, इसमें लेवल कम होता रहेगा। तो अगर भाई यहाँ पे रोड अच्छी थी और एकदम से रोड खराब हो गई, तो क्या होगा, आपका जो सामान है वो अब लेट पहुंचेगा फैक्ट्री में, है ना, लेट पहुंचेगा क्योंकि रोड खराब है, तो गाड़ी तेज चल ही नहीं सकती, गाड़ी तेज चल नहीं सकती तो धीरे धीरे चलेगी, हो सकता है पंचर भी हो जाए, गड्ढे होंगे, कंकड़ पड़ेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका सामान देर में पहुंचेगा, जब देर में पहुंचेगा तो उसकी क्वालिटी एकदम क्या हो जाएगी, आपका शुगर केन पतला सा हो जाएगा, उसमें शुगर कंटेंट ही नहीं बचेगा। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचिए कि ट्रांसपोर्ट आपका इंटरस्टेट ट्रैफिक की बात करें, तो इंटरस्टेट ट्रैफिक की मतलब कि आपकी गाड़ी को भाई आपको जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप तो है ही इंपॉर्टेंट, प्लस भाई गुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये शुगर केन टाइम से नहीं पहुंचेगा तो शुगर नहीं आएगी, और इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो शुगर को कैसे, वो शुगर ही तो कंज्यूम करती है, शुगर हो गई, जैगरी हो गई, ठीक है। अब तो उससे हम लोग बायोफ्यूल भी बना रहे हैं, बायोफ्यूल हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, बायोफ्यूल भी बना रहे हैं, ठीक। अब समझ गए आप लोग, आप समझ गए होंगे आई थिंक, है ना। ये होता है आपका नेशनल हाईवे, राइट। अब आता है आपका गोल्डन
क्वाड्रिलेटरल, है ना, आप लोग ने मैथ में पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स वो साइज होता है, मतलब कि वो फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, वही क्वाड्रिलेटरल है। इंडिया ने क्या किया, एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या है कि इंडिया के 4 मेजर सिटीज जो हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यही है आपका क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अगर इसको हम लोग सिंपल मैप में देखें, अगर अगर ले अगर ऐसे बनाना हो अगर हम लोग को, तो अगर मैप में देखें, बस ऐसे ही हल्का रफ डायग्राम में देखें, तो अगर ये आपका क्या है, दिख रहा होगा, ठीक। ये आपका अगर मैप है, ठीक, अगर मान लो रफ, ये मैप है, तो मेजर सिटीज, खाली ये कहने को मेजर सिटीज है भाई। देखो क्या है, अगर मेजर सिटी मतलब खाली ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली है और यहाँ पे क्या कोलकाता है और यहाँ पे आपका मुंबई है और यहाँ पे आपका चेन्नई है। तो अगर हम बात करें तो क्वाड्रिल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये ऐसे, ये हो गया, ये यहाँ पे 4 डॉट, तो भाई ये 4 डॉट जो कनेक्ट हो रहे हैं ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो है। तो ऐसा ऐसा तो है नहीं कि भाई यहां से चलोगे सीधे यहाँ पहुंचोगे, ये रास्ते के सारे स्टेट्स क्या हो रहे हैं, ये भी तो कवर हो रहे हैं, ये सारा प्लेस ये भी तो कवर हो रहा है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हो कि मेजर सिटीज को जरूर जोड़ता है, बट ये छोटे छोटे जो बीच में सिटीज आएंगे या छोटे छोटे बीच में क्या होंगे, प्लेसेस होंगे, वो भी तो कनेक्ट हो जाएंगे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझ गए। ये एक ऐसी योजना थी, एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें हम 4 इंपॉर्टेंट सिटीज को जोड़ रहे थे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, बीच में जितने आएंगे वो भी जुड़ गए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के 4 सेक्शंस हैं, याद रखिएगा बोर्ड्स में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से 4 सेक्शंस हैं। तो एक है दिल्ली कोलकाता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NH2, मतलब ये जो हाईवे है दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, NH2, नेशनल हाईवे 2, इसका नाम दिया है नेशनल हाईवे 2। अब चेन्नई टू बॉम्बे, सॉरी चेन्नई, ये यहाँ चेन्नई है, मुंबई है, ये कौन कौन सा नेशनल हाईवे, 4 नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 4, 7 एंड 46। तो 4 नेशनल हाईवे, सॉरी 3 नेशनल हाईवे आपको आपको चेन्नई से क्या कर रहे होंगे, मुंबई से जोड़ रहे होंगे, समझ गए। ये हो गया आपको। फिर आता कोलकाता टू चेन्नई, ये कोलकाता से चेन्नई कौन जोड़ रहा है, ये आपको NH5 जोड़ रहा है ना। मैप में आ सकता है ये कि NH5 किसको जोड़ रहा है, तो आप बता दोगे कि किसको जोड़ रहा है, कोलकाता और चेन्नई को। और मुंबई टू दिल्ली की बात करें, अब तो एक और मुंबई टू दिल्ली कॉरिडोर बन रहा है ना, वो भी आप देखेंगे पढ़ोगे, वो एक्सप्रेसवे है, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कौन कौन से हाईवे, NH8, 76 एंड 79, मतलब 3 नेशनल हाईवे इसमें भी हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया को जोड़ रहे हैं, कौन से, दिल्ली और मुंबई को। इतना समझ आया, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपके 4 मेजर जोन्स हैं या सेक्शंस बोल सकते हैं, किसमें, आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। आई होप आप लोग अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो समझ आ ही गया होगा। अब मेंशन एनी 2 ways in which golden quadrilateral will help in the economic development of the country, मतलब कैसे ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। तो आपको भी पता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये रोड्स बनाने का मकसद सिर्फ हमको ट्रैवल करने का नहीं है, हमारा ट्रैवल तो आसान हो जाएगा, प्लस आपको क्या करना है, गुड्स को भी इधर से उधर लेके ट्रैवल करना है, मैन्युफैक्चर। अगर मान लो कोई चीज बनी है बिहार में और उसको अगर मुंबई पहुंचना है, अगर नेशनल हाईवे नहीं है या हाईवे अच्छा ट्रांसपोर्टेड सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा, वो वहीं पे बना रह जाएगा और अपने जहां पे उसकी जरूरत है वहां पहुंचेगा ही नहीं। तो उसका क्या मतलब हुआ, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो देश को आगे बढ़ने के लिए, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमको वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है ना, वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी अगर बननी है तो हमको अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा, बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से हाईवे नेटवर्क, क्या है ये, एक हाईवे नेटवर्क है कनेक्टिंग इंडियाज फॉर द लार्ज फोर है ये 4 लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस, जिसको बोलते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है।
and the project will help the industrial development by easing the supply of raw material. It will also help to connect the many remote areas. वही चीज जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या करेगा, ये आपको जो रिमोट एरियाज है जहां पे हम पहले नहीं पहुंच सकते थे वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप नेशनल हाईवे तक लेके चले जा रहे हो। मतलब जो गांव पहले उड़ीसा में होगा, है ना, उड़ीसा में आपको पता है क्या होता है कि बहुत गरीबी है ना, उड़ीसा में है, बिहार में है, ठीक है, तो उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में आप नेशनल हाईवे लेके जा रहे हो, नेशनल हाईवे लेके जा रहे हो तो उसके आसपास के एरिया को क्या मिलेगा, कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये वही चीज है कि आपका ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर रिमोट एरियाज तक जा रहा है और उसको मेन सिटीज को जोड़ रहा है। मेन सिटीज मतलब 4 मेन सिटीज है, कौन कौन सी, आपको पता होगा कौन कौन सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। चलिए, विच आर द स्ट्रेचेस ऑफ रोड कॉमन टू द, जी की मतलब गोल्डन कोऑर्डिनेटर, याद रखना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ठीक है, विच आर द स्ट्रेचेस ऑफ रोड्स कॉमन टू द गोल्डन कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। अच्छा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हम लोगों ने पढ़ चुका। अच्छा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है भाई, वो कॉरिडोर, वो रोड जो इंडिया के नॉर्थ और साउथ को और ईस्ट और वेस्ट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अगर हम बात करें ये है, क्योंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट जरूरी है तो ये देखना भी जरूरी है ना। ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। फिर आता है क्या, तो ये बोल रहे हैं भाई हमने क्या किया, एक एक रोड है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, जम्मू से कन्याकुमारी जोड़ रहा होगा, यहाँ पे पोरबंदर से सिलचर जोड़ता है, सिलचर यहाँ पे, ठीक है, तो इसको जोड़ रहा है। तो ये बोल रहे हैं इसमें कौन सा स्ट्रेच है जो कॉमन है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से। तो कॉमन सेंस है भाई, ये यहाँ से जा रहा होगा तो यहाँ पे दिल्ली से भी होता हुआ जाएगा, है ना। तो दिल्ली है, आगरा है, तो क्या है, दिल्ली आगरा कॉमन टू द, पहला क्या है, दिल्ली आगरा कॉमन टू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी एक बार देख लेते हैं। ये गोल्डन, अलग पेन से करता हूं, ये क्या हो गया, मान लो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आपके दो प्लेस जो आ रहे होंगे वो है दिल्ली आगरा जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दोनों में आ रहा है। फिर आता है सिकंदरा एंड कानपुर, यहाँ पे होगा कुछ, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिकंदरा एंड कानपुर कॉमन टू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, सॉरी फिर से गलत हो गया, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में क्या आ रहा है, सिकंदरा और कानपुर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों जगह दोनों कॉरिडोर। वही मैं कह रहा था ना, हो सकता है जहां से आपका स्टेट हाईवे पास हो रहा है वहां से अपना नेशनल हाईवे पास हो रहा हो, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है बैंगलोर कृष्णगिरी कॉमन टू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैंगलोर है, यहीं पे आपका कृष्णगिरी होगा कहीं पे, ये दोनों क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी है। पहली बात तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऐसे जाएगा, वो गलत बन गया था, है ना। अरे यार, सब चला गया, सॉरी, गलत, यही होता है ना, हो जाता है कभी कभी। अगर हम बात करें फिर से देख लीजिए, ये नॉर्थ साउथ, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो हम लोग ने दो पढ़ लिए थे, बैंगलोर सिकंदरपुरी। अगर हम बात करें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऐसा होगा, है ना। अब इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें बैंगलोर और कृष्णगिरी, बैंगलोर और कृष्णगिरी कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, जो कि आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी आ रहे हैं। फिर उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़ कॉमन टू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक जगह है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, उदयपुर, है ना, सिटी ऑफ लेक्स, बहुत। फिर आता क्या, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ किसके लिए फेमस है, चित्तौड़गढ़ का किला, मूवी देखी होगी आप लोग ने, है ना। चलिए, तो किसके ऊपर है मूवी, चलो बताइएगा। आगे देखिए,
अच्छा छोड़िए, एक बार समझ में आया ये चार स्ट्रेच, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन का ये कहने का मतलब था कि कौन सा स्ट्रेच है, ये कौन सा एरिया है, या कौन सी रोड होगी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी होगी और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में भी होगी। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये होता है जो इंडिया के नॉर्थ को इंडिया के साउथ से जोड़ता है, जम्मू से कश्मीर को कन्याकुमारी जोड़ रहा होगा। और ईस्ट वेस्ट मतलब जो ईस्ट में हमारा गुजरात है, गुजरात में आप गांधीनगर या पोरबंदर से जोड़ रहे हो किसका, ईस्ट में, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं हम लोग, सिलचर एक जगह है वहां तक जोड़ रहा होगा, या आगे तक भी बढ़ गया होगा शायद। ठीक है, अब वाई इज द रेलवे सिस्टम डिवाइडेड इनटू जोन। अब आपको ही पता है इंडियन सिस्टम को क्या करते हैं हम लोग, जोन में कर लेते हैं ना। हम लोग कहीं बोलते हैं नॉर्दर्न रेलवेज, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज, सदर्न रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज। ये क्यों बोलते हैं भाई, इतना बड़ा देश है और आपको ये पता है कि नहीं, इंडियन रेलवे सिस्टम क्या है, वर्ल्ड में टॉप पे आता है, टॉप लेवल इंडस्ट्रीज में आता है, जो क्या कर रहा है, लोगों को नौकरी दे रहा है। इतने लोग काम करते हैं रेलवे सिस्टम में, इतना बड़ा रेलवे सिस्टम है, पूरा सिस्टम है एक तरीके से आप बोल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए पहले रेलवे का अलग से क्या होता था, मिनिस्ट्री होती थी, सॉरी अलग से क्या आता था, अलग से इसमें एक बजट आता था। मिनिस्ट्री तो अभी भी होती है, ठीक है। आपको क्या आता था कि आपको अलग से इसमें बजट तक आता था रेलवे का। अब वो फिर से मर्ज हो गया है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि, और उसको क्या कर दिया गया था भाई, आप अलग से पूरा बजट संभालिए। क्यों, क्योंकि भाई बहुत बड़ा सिस्टम है। तो क्या होता है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, जोन में डिवाइड कर दिया। फॉर द एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस ऑफ द रेलवे सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू जोन। देयर आर 17 रेलवे जोन। इंडिया को क्या कर दिया है, 17 रेलवे जोन में बांट दिया है। क्यों, क्योंकि भाई इतना बड़ा सिस्टम है, इसको पूरे सिस्टम को संभालने के लिए क्या चाहिए आपको, पूरा एक उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे हमने क्या किया, इंडिया आपको पता है, इंडिया को आपने स्टेट्स में क्यों डिवाइड किया है, इसलिए नहीं क्योंकि वो अलग अलग स्टेट होना चाहते हैं, बस इसलिए क्योंकि इंडिया को इतने बड़े देश को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके छोटी छोटी गवर्नमेंट बना के वहां पे कंट्रोल कर लेंगे तो आराम से देश चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, अमेरिका जैसा नहीं है कि वो अलग ही है और हम अलग ही हैं, नहीं, कुछ नहीं है अलग। आज भी गवर्नमेंट चाहे और वो यूपी के 4 टुकड़े कर सकती है, 4 टुकड़े मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर देगी, अच्छा काम करने के लिए। मतलब कि अगर एफिशिएंसी सही काम करना हो, बड़ा स्टेट हो, तो उसके 4 5 टुकड़े किए जा सकते हैं, डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज है कि इंडिया जो डिवाइडेड है कई हिस्सों में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होना चाहते थे, बस इसलिए क्योंकि हम उसको कन्वीनियंट काम करना चाहें, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहें किसी स्टेट की, तो क्या करते उसको डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही हमने क्या किया, वैसे ही हमने रेलवे सिस्टम के साथ किया, क्या किया कि हमने उसको 17 जोन में बांट दिए ताकि वो आराम से काम कर सके। ठीक है, मेंशन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज। अब कौन सी 3 प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन रेलवेज फेस करता है अक्सर। रेलवेज आर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट इन द हिली एंड द माउंटेनियस पार्ट ऑफ इंडिया। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हिली और माउंटेनियस पार्ट में क्या हो रहा है, आप रेलवेज को ले जाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, अभी देखिए आप लोग ने क्या किया, आप देख रहे होगे जब बारिश का टाइम आता है तो कितनी लैंडस्लाइड्स आती हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, वो इसीलिए भी आती है, क्यों, क्योंकि हम उसके चारों तरफ इतने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतने टनल्स बना रहे हैं, उससे क्या होता है, जो माउंटेन है वो नीचे से वीक हो जाता है। और वो बारिश के टाइम पे जब लैंडस्लाइड्स आती है, हम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, इरोजन, है ना, इरोजन में एक स्लिप इरोजन पढ़ा था, स्लिप इरोजन भी हो जाता है इसमें, है ना। तो आप देखोगे कि इसमें क्या है, ये भी एक कारण है कि आप माउंटेन्स पे क्या करते हैं, आसानी से नहीं, एक तो इतने सारे माउंटेन्स हैं और हर माउंटेन्स पे ले जाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक आपको पुल बनाना पड़ेगा, फिर आपको नीचे से उसका बेस भी मजबूत करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया पता चला लैंडस्लाइड है पूरा पूरा ब्रिज ही चला जाए। तो ये भी प्लस अर्थक्वेक भी बहुत आते हैं यहाँ पे, आजकल अर्थक्वेक भी बहुत आ रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है माउंटेनियस और हिली एरियाज में क्या करना, रेलवेज को आगे बढ़ाना। समझ गए, चलिए। अब द ह्यूज साइज ऑफ कंट्री मेक्स इट डिफिकल्ट टू कनेक्ट द रिमोट पार्ट ऑफ कंट्री। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है कि उसके रिमोटेस्ट पार्ट को अब रेलवे से कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। अब देखो, अगर बात करें इतना बड़ा कोई भी देश, ठीक है, उसके यहाँ से रेलवे शुरू करोगे, इस पार्ट से आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा, अभी भी आप हर पार्ट को अभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते हो। कुछ रिमोट एरियाज कहीं ना कहीं बच जाएंगे, जो हिली एरिया से टॉप पे होंगे, या जो स्टेट के एकदम गांव में होंगे, गांव के भी एकदम पीछे होंगे, या बॉर्डर एरियाज में होंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका रेलवे सिस्टम नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे पहुंच रहा है, बट इतना थोड़ी ना पहुंच जाएगा कि आप सोचो कि आप दरवाजा खोलो और इतना पहुंच गया कि दरवाजा खोलते ही सामने रेलवे स्टेशन है, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक मुश्किल है। दूसरी चीज क्या है, ऑब्सोलीट ट्रेन्स, ट्रैक्स एंड इक्विपमेंट मेक रेलवे अनसेफ। हमको भी पता है क्या है कि ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, ओल्ड,
ओल्ड टेक्नोलॉजी बोल दें, ये ओल्ड ट्रेन हम पुराने तरीका अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्स जो है अभी भी पा रहे हैं हमारे क्या है पुराने तरीके के जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे। तो ये चीज है, ये प्रॉब्लम है हमारी क्या, ऑब्सोलीट ट्रैक्स हैं, ट्रेन हैं और इक्विपमेंट जो है ये सब पुराने टाइम के हैं। ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्या है आपके रेलवे सिस्टम में। और याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आते हैं, सच में आते हैं, ठीक है। आप जब इसको पढ़ेंगे और आप जब अपना प्री बोर्ड देखेंगे आपको लगेगा यार ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेलवे सिस्टम, एयरक्राफ्ट, ठीक है, और वाटरवेज, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ये एकदम मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने अगर अपना चैप्टर पढ़ा होगा और हमारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो हमें नहीं लगता आपके कोई क्वेश्चन छूटने वाले हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट पर्पस डज सी ट्रेवल सर्व्स नाउअडेज। अब देखिए इंडिया में जो सी ट्रेवल है वो इस समय क्या काम कर रहा है। देखिए तो इंडिया हैज ओवर 14,000 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज। इंडिया के पास क्या है 14,000 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज, मतलब इतना एरिया है जहां पे आप आराम से क्या कर सकते हो, अपनी शिप दौड़ा सकते हो, इतना बड़ा एरिया, ठीक है। मेड अप ऑफ रिवर्स, जिसमें आप रिवर्स को भी इंक्लूड कर लो, कैनाल्स, नालों को भी, नहरों को भी इस्तेमाल कर लो, यूज कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल द बैक वाटर्स ऑफ केरला, बैक वाटर्स कहाँ पे, केरला में, जिसमें आप लोग वो देखते हो ना वो बोट रेस होती है, वो बैक वाटर्स में होती है, ठीक है। तो बैक वाटर्स ऑफ केरला आर एक्सट्रीमली यूज्ड टू कैरी गुड्स एंड द लोकल प्रोडक्ट्स। अब उसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, ताकि वो इतनी बड़ी है, उसमें वेम्बनाड लेक है, कौन सा लेक है, यही कोई लेक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस लेक में क्या करते हैं हम लोग, अपने गुड्स को एक कोने से दूसरे कोने ट्रैवल करवा देते हैं। शिपिंग ऑफ मिनरल्स, ओर्स, ठीक है, पेट्रोलियम, हैवी मशीन, सप्लीमेंट्स ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये सब काम कौन कर रहा है इस समय, आपकी शिप कर रही है, ठीक है। अब जैसे आपका ऑयल है, आपको ऑयल आप एरोप्लेन से लाओगे तो आप बहुत कम ऑयल ला पाओगे, मगर वो कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन को कैरी करने का एक वेट होता है ना, इससे ज्यादा वेट नहीं कैरी कर सकता। बट शिप में क्या कर सकते हो आप, भाई बड़ी सी शिप बनाओ, है ना, और उसके ऊपर क्या करो, भर दो। इसके ऊपर आप कर देखते हो ना, कई कई फ्लोर्स में होते हैं, कई फ्लोर्स में होते हैं वो गुड्स वाले बॉक्सेस, कई सारे बॉक्सेस आ सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, कई फ्लोर्स पे आते हैं। तो ये क्या है, आप शिप से आप ये मिनरल्स को, मिनरल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या जो भी गुड्स हैं जो कि भारी भी हैं और लंबी दूरी तक लाने हैं, इसका मतलब एकदम अर्जेंट नहीं, जैसे कि आपको मान लो पेट्रोलियम चाहिए, एकदम अर्जेंट नहीं है, कंट्री क्या करता है पेट्रोलियम स्टॉक में रखता है। जैसे हमारा एक पेट्रोल आ रहा है सऊदी अरब से, मान लीजिए आ रहा है, अभी तो हमारे पास है ना भी एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, उसको आने में अगर एक हफ्ता भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, आओ आराम से आओ, मगर ज्यादा लेके आओ। तो कहाँ से लेके आओगे, फिर शिप से लेके आओ, समझ गए। तो ये है आपका पर्पस आजकल सी ट्रैवल के थ्रू। चलिए, मेंशन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ईच ऑफ इनलैंड वाटरवेज। अब देखिए इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, नाम से तो चल रहा है लैंड के अंदर। तो जैसे मान लो ये नॉर्थ इंडिया है, सॉरी ये साउथ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पे आपकी गंगा रिवर है, और यहाँ पे आपकी यमुना रिवर है, यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ये क्या है, ये सब रिवर्स है ना। यहाँ पे आपकी नर्मदा हो गई, यहाँ पे आपकी महानदी हो गई, ये गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब क्या कर रहे हैं, ये वाटरवेज तो है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, शिप्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपना गुड्स भी ट्रेवल कर सकते हैं। आपको पता होगा ना इस समय गंगा में एक वो चल रहा है, आप गंगा से, वहाँ गंगा के थ्रू आप इलाहाबाद होते हुए आप वहां तक जा सकते हो, असम तक, बांग्लादेश बांग्लादेश जो भी होते हुए, बंगाल होते हुए। तो ये भी एक तरीका है क्या, ये एक, इसको लैंड वाटरवेज बोलते हैं, मतलब कि लैंड में जो रिवर्स हैं आपके स्टेट में हो गई, ठीक है, तो उन रिवर्स का इस्तेमाल करना, इसी को इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, चीपेस्ट वे ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल। मान लो आपका यहाँ दिल्ली में आपको पता है दिल्ली से यमुना रिवर बहती है, और वो आते हुए आगरा होते हुए यूपी के प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। मान लो आपको कोई सामान है जो बहुत हैवी है, मान लो वो आपको दिल्ली में बनाया, आपने दिल्ली में मैन्युफैक्चर किया, आपको आगरा पहुंचाना है, तो अगर आपको हैवी है प्लस आपको उसको ले जाने के लिए जो ट्रक्स का चार्ज है वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप क्या करो, आप उसको क्या करो, एक रिवर में बैठो, रिवर में यमुना पे अपनी शिप पे रखो, और क्योंकि शिप जो वाटर इनलैंड वाटरवेज का चार्ज है वो बहुत कम है, तो आप आराम से उसको क्या पहुंचा सकते हो, आगरा पहुंचा सकते हो, है ना। भले थोड़ा टाइम लगेगा बट इट चीपेस्ट सोर्स, है ना। और फिर
डिसएडवांटेज क्या है? Disadvantage water transport limited to areas where rivers have navigable and ocean route exist. ठीक है, और इनलैंड वाटरवेज वहीं हो सकता है जहां पे ओशियन रूट्स एग्जिस्ट हो, मतलब कि ओशियन रूट मतलब रिवर जो है वो ओशियन से कनेक्टेड हो। तो ऐसे क्या होगा, जैसे कोई बड़ी शिप है तो बे ऑफ बंगाल होते हुए आपकी गंगा गंगा में आते हुए आपके अंदर वेस्ट बंगाल तक आ सकती है ना। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम इसको इसको क्लियर कर दें, और जैसे ये आपका क्या है, पहले इसको, ये आपका साउथ इंडिया है ना, ये यहाँ पे आपके हुगली है जिसको आप बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे गंगा रिवर है ना, और ये यहाँ पे गंगा है, ये यहाँ पे हुगली रिवर है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई शिप है और शिप है आपकी, शिप आप क्या कर सकते हो, यहाँ ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आ सकते हो। तो इसको बोलते हैं क्या, इनलैंड वाटरवेज, मतलब कि आपका आपका जो नेविगेबल हो ओशियन रूट होना चाहिए, ओशियन के थ्रू आप क्या कर सको, आप ट्रेवल कर सको। ठीक है, चलिए अब एक्सप्रेस वेज। ठीक है, एक्सप्रेस वे आजकल आप लोग बहुत नाम सुन रहे होंगे। एक्सप्रेस वे क्या होते हैं, ये बहुत ही क्या होते हैं, ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के बने हुए एक्सप्रेस वे रोड्स होती हैं, जो क्या होता है, मतलब कि जिनमें आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, आप 100 के आसपास चला सकते हो। ठीक है, ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो 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 इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको कनेक्ट किया जा सके, और उनके बीच में जो ट्रेवल है वो बहुत जल्दी हो, फास्ट हो, और आपके गुड्स जो है वो भी बहुत तेजी से ट्रेवल कर सके। जैसे आप लोगों ने यूपी में है, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे, ये क्या कर रहे हैं, लखनऊ को आगरा से कनेक्ट कर रहा है। आगरा एक्सप्रेसवे क्या कर रहा है कि लखनऊ से अगर किसी को आगरा पहुंचना है, तो पहले लगता था अगर आप उसको दूसरे रूट से जाते तो आपको 4 5 6 आवर्स लग जाते थे, बट 100 की स्पीड से अगर आप जा रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम 100 है, ठीक है, उसके ऊपर जाओगे तो आपको ऊपर चालान हो जाएगा ना। तो अगर क्या है, अगर आप 100 की स्पीड से जा रहे हो और आपको 3 घंटे लगेंगे, तो उसने क्या किया, टाइम बहुत कम कर दिया है ना। तो यही चीज है आपका एक्सप्रेस वे। ये क्या करता है, आपका स्पीड बढ़ाता है। आप क्योंकि बहुत ही लंबे स्ट्रेच में होते हैं, 4 लेन 6 लेन 8 लेन, तो क्या होगा, आपको बड़ी रोड मिल जाएगी चलने के लिए, एक 1 वे 8 लेन होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको स्पीड भी मिलेगी, प्लस आपका टाइम भी कम होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या होता है, एक्सप्रेस वे होता है ना। अब बात करते हैं, नेम द करंट एक्सप्रेसवेज। अगर हम बात करें इंडिया में कौन कौन से करंट एक्सप्रेसवेज हैं, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ये क्या करता है, मुंबई को पुणे से कनेक्ट कर रहा होता है ना। मुंबई से पुणे को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ये देख रहे थे नेम द करंट एक्सप्रेसवेज। अगर हम बात करें एक्सप्रेसवे का, आपने पढ़ लिया होगा ना, एक्सप्रेसवे क्या है। एक्सप्रेस आपको पता है, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे उनको कनेक्ट कर रहा होगा, ताकि आपका स्पीड और टाइम दोनों क्या हो सके, स्पीड बढ़ सके और टाइम कम हो सके। अब इंडिया में कुछ करंट एक्सप्रेसवे की बात करें तो क्या है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जो कि 93 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, वो क्या करता है, मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है, और ये एक बाईपास रूट है फॉर NH4। हम लोग ने NH4 पढ़ा होगा, है ना, नेशनल हाईवे 4। उसके लिए एक बाईपास रूट की तरह काम करता है, और ये क्या कर रहा है, मुंबई और पुणे को क्या कर रहा है, एक्सप्रेसवे को ये कनेक्ट कर रहा है। फिर आता है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, ये क्या है, 28 किलोमीटर का है। ठीक है, गोज अलॉन्ग वे इन ईजिंग द ट्रैफिक बिटवीन दिल्ली। आपको पता होगा दिल्ली का ट्रैफिक, एक बैंगलोर का ट्रैफिक, एक दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कंजेस्टेड होता है, बहुत बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो उन सबको कवर करने के लिए, मतलब कि वो क्या हो, वो हाईवे में जो कंजेशन है, मतलब कि रोड की वजह से जाम लगा रहता है, उसको कम करने के लिए क्या होता है, ये एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे क्या करें, जैसे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे क्या है, 28 किलोमीटर का है, और ये उस ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल किया कम कर देता है। उसी तरीके से दिल्ली और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी है, ये 2 सेपरेट एक्सप्रेसवे प्रोवाइडिंग हाई स्पीड कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, DND फ्लाईवे was the first expressway built in दिल्ली। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे ये आपका क्या है, अगर हम कहें ये आपका क्या है, दिल्ली है, तो ये आपका गुड़गांव है, और ये आपका नोएडा या ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो क्या है, दिल्ली के दोनों तरफ से क्या है, ये एक्सप्रेसवे है, ताकि क्या हो सके, इस जगह से जो स्पीड है वो बढ़ सके, और जो लोगों को जाम में फंसते हैं वो जाम भी क्या हो सके, कम हो सके। हाँ, तो ये भी एक तरीके का क्या है, ये आपके कुछ एक्सप्रेसवेज हैं।
फिर आता है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, ये 95 किलोमीटर लॉन्ग है और ये क्या करता है, कनेक्टिंग अहमदाबाद टू वडोदरा, इट बाईपासेस फॉर NH8, नेशनल हाईवे 8 के लिए क्या करता है, ये बाईपास का काम करता है। फिर आता है बैंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, ये क्या है, ये 111 किलोमीटर लंबा है, इट्स 111 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे इन कर्नाटका बिटवीन बैंगलोर एंड मैसूर। आपको पता भी पता है ना, बैंगलोर का भाई ट्रैफिक बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, आपको कई कई 3-4 घंटे लग जाते हैं एक हाईवे, एक रेड लाइट को क्रॉस करते हुए। तो वही चीज है, ठीक है, बैंगलोर मैसूर में भी कई सारे हाईवेज बन रहे हैं, उसमें ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है। चलिए इन द फ्यूचर एक्सप्रेसवेज की बात करें जो आने वाले टाइम पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, अभी भी है इंपॉर्टेंट, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, गंगा एक्सप्रेसवे हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे क्या है, ये 1047 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये 8 लेन है जो कि ग्रेटर नोएडा टू बलिया जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा कहाँ है, अगर हम बात करें, ये आपका, अगर हम रफ डायग्राम बनाए हैं, ऐसा कुछ है आपका क्या, यूपी, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे ग्रेटर नोएडा है, ये यहाँ पे बलिया है, तो इस ग्रेटर नोएडा को बलिया से जोड़ता है कौन, ये आपका क्या, गंगा एक्सप्रेसवे, है ना। तो अगर रफ बोले, इतना सीरियस मत लेना प्लीज, ना डायग्राम थोड़ा रफ हो जाता है बस आपको समझने के लिए। तो ये क्या है, ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे है, ये क्या करता है, यहाँ से ग्रेटर नोएडा है और यहाँ पे आपका बलिया है, इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, समझ गए, ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे हो गया। दूसरा क्या है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। अब मानेसर कहाँ है, आपको पता गुड़गांव में है, ये क्या है, ये भी आपके दिल्ली में ही है ना, दिल्ली के आसपास है। फिर हिंडन एक्सप्रेसवे, हिंडन एक्सप्रेसवे कहाँ है, 250 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, विल कनेक्ट गाजियाबाद टू देहरादून एंड हरिद्वार। ये क्या करता है, यूपी में जो गाजियाबाद है उसको उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार से जोड़ता है ना। ये भी एक हिंडन एक्सप्रेसवे है। अगर आप बात करें तो इसमें आप लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी जोड़ सकते हैं, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो 302 किलोमीटर लॉन्ग है। और आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे अगर कहीं पे है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश को आप एक्सप्रेसवे प्रदेश भी बोलते हैं, इसीलिए क्यों, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारे एक्सप्रेसवे मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी क्या है, एक बहुत ही बड़ा स्टेट है और बहुत ही बड़ा, एक साथ साथ बहुत ही पॉपुलेस, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में यूपी में, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए कि मतलब कि अगर उसको लखनऊ यूपी के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचना है या उसको कैपिटल सिटी लखनऊ आना है तो उसको ज्यादा टाइम ना लगे, उस एक्सप्रेसवे से तुरंत का तुरंत कहीं पे पहुंच सके, ठीक है। तो एक तरीके से यूपी में इतने एक्सप्रेसवे हैं कि अब आप क्या कर सकते हो, यूपी के किसी भी कॉर्नर पे हो, आप अपने स्पीड गाड़ी लो, उठाओ, 3-4 घंटे में यूपी के सेंट्रल पार्ट यानी कि लखनऊ या आसपास के एरिया, या फिर आप नेशनल टेरिटरी यानी कि नेशनल कैपिटल तक पहुंच सकते हो 4-5-6 घंटे में। तो ये है आपका एक्सप्रेसवे का काम। चलो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट का क्या एडवांटेज है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान, मगर ये मैं लिख के देता हूँ कि इससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन प्री बोर्ड या बोर्ड में जरूर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछ लेते हैं भाई, कुछ चैप्टर्स होते हैं ना जिनसे क्वेश्चंस पूछ लें ताकि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, तो ये वही मार्क्स हैं टॉपर्स। और याद रखना, ये आप लोग इसको हल्के में ले लोगे इस चैप्टर को और यहीं पे गलती करोगे, और यहीं पे जो टॉपर्स होते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स को क्या करते हैं और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक। ये क्या करेंगे, इट विल हेल्प द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन टाउन ऑफ द टाउन्स थ्रू विच इट पासेस। वही चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या करेगा कि भाई जो भी इंडस्ट्रियल टाउन्स, जिस भी टाउन से गुजरेगी रोड, वहां पे क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाएगा। आपको पता है ना, आसपास कोई ना कोई छोटी सी दुकान खुल जाए और रोड के किनारे दुकान जरूर खुल जाए, ठीक है, आसपास लोग कुछ ना कुछ बेचने जरूर आ जाएंगे, ठीक है, आपकी सब्जी, आप सब्जी लगाते हो, सब्जी बेचने ही आ जाओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे आप रोड के किनारे। तो ये क्या है, ये है आपका आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्रीज लग जाएंगी। अगर आपके गांव, जैसे मान लीजिए आप एक गांव में रहते हो और आपके गांव में क्या होता है, खूब शुगर केन होता है ना, खूब शुगर केन होता है, और ये है आपकी कैपिटल सिटी जो कि यहाँ से कितना है, 100 किलोमीटर दूर है, कैपिटल है, मान लो यूपी, यूपी कैपिटल ये लखनऊ है, और यहाँ से आप 100 किलोमीटर दूर हो, आप किसी गांव में रहते हो। बट क्या हो गया, एक रोड आई और रोड ने क्या किया, आपको कैपिटल सिटी से जोड़ दिया, ये निकल रही थी और ये रोड क्या हुई, आपके गांव से होते हुए जा रही। अब क्या होगा, अगर आपके गांव में क्या है, खूब गन्ने होते हैं, तो हाई चांसेस है कोई ऐसा आदमी जिसको इंडस्ट्री लगानी होगी शुगर केन की या शुगर मिल लगानी होगी, वो आपके क्या करेगा, गांव के आसपास, ये हो सकता है आपके गांव में ही इंडस्ट्री लगा दे। तो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसको पता है कि भाई यहीं पे इंडस्ट्री लगाएंगे और जो शुगर होगी हमको कैपिटल सिटी
या तो कैपिटल सिटी पहुंचाना होगा वो पहुंचा देंगे इसी रोड से, या हमको इसी रोड से आगे पहुंचाना होगा वो पहुंचा देंगे, है ना। तो ये एक कारण है कि आपकी जो रोड होगी वो क्या करेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर देती है। चलिए समझ आ गया, फास्ट एंड कंफर्टेबल है ये तो आपको ही पता है। फिर क्या है तीसरा, इट विल हेल्प इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे, आपको कई सारी काम मिलेगा, चाहे वो रोड, जब रोड बनेगा तब आपको काम मिलेगा, फिर आप क्या करोगे, इसके आसपास आप अपनी शॉप लगा दोगे तो आपकी इंडस्ट्री हो जाएगी, तब आपको जॉब मिलेगी। तो एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ाता है ना। ठीक, आप शहर में जा सकते हो, अगर आपके गांव या आपका एरिया कनेक्ट हो गया रोड से बड़े शहर से, तो आप क्या करोगे, काम करने बड़े शहर जाओगे, शाम को अपने घर आ जाओगे। तो ये भी एक चीज है। फिर क्या, इट विल इंक्रीज डिमांड फॉर स्टील, सीमेंट, अदर रिकंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या होगा, इससे क्या होगा, इंडिया में जो स्टील का डिमांड है, सीमेंट का डिमांड है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे बालू, मोरंग, गिट्टी, इन सब का भी इस्तेमाल जो है ये बढ़ जाएगा। इससे भी क्या होगा, ये इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ेंगी। जब ये इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी तो इससे देश आगे बढ़ेगा। सीमेंट इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, स्टील इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, इन सबको क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ये सब आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ता है ना। जब आप रोड बनाओगे तो इन सबका भी खपत होगी, जब इन सबका यूज होगा तो आपका क्या होगा, आपका रोड ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज में ये भी आ जाएगा कि आपका कंट्री भी आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। समझ गए, चल। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट विल हेल्प इन टूरिज्म। मान लीजिए अगर मथुरा वृंदावन एरिया में अगर वो रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा ना होता, अगर वो रोड कनेक्टिविटी वो अच्छी ना होती, अगर मान लीजिए अच्छा ना होता, तो क्या वहां इतना टूरिज्म होता, नहीं होता। क्यों, हमको पता है वहां पे राधा रानी है, कृष्ण जी हैं, बट अगर वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट ना होता तो वहां पे लोग जाते ही नहीं टूरिज्म करने। और टूरिज्म के लिए जरूरी है आपका क्या, रोड ट्रांसपोर्ट। अगर रोड सब कुछ भाई, हवाई हवाई थोड़ी ना, देखो हवाई जहाज लिया और लेके घुमा दिया आपको कहाँ से, अयोध्या और क्या कहते हैं वृंदावन मथुरा से। एयर ट्रांसपोर्ट से तो आप देख नहीं पाओगे, हवाई जहाज से ये अच्छा ये मथुरा है, ये वृंदावन है, ओके ओके देख लिया, ऐसा तो है नहीं। आपको वहीं जाना है, साक्षात मंदिर जाना है, मंदिर जाने के लिए आपको रोड बनानी पड़ेगी। तो वो टूरिज्म को बढ़ाता है। वो खाली मंदिर के लिए नहीं है यार, मान लो ताजमहल है, ठीक है, आपको जामा मस्जिद जाना, वहां के लिए भी आपको क्या चाहिए, टूरिज्म के लिए रोड चाहिए। ठीक है, आपको जाना है क्या कहते हैं गोल्डन टेम्पल, वहां के लिए भी रोड चाहिए। तो वही चीज है, समझ गए। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ अवर रोड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए इंडिया के रूट ट्रांसपोर्ट का डी एडवांटेज तो हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं। कैसे, डीमेरिट है भाई, पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स, जो क्वालिटी ऑफ रोड है वो पुअर है, एंड द मेंटेनेंस हैव लेड टू द मच वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल्स एंड इंक्रीज इन एक्सीडेंट। इंडिया में भाई रोड्स आप अभी बनोगे, अब 4 महीने बाद बारिश होगी, आप उसके बाद रोड नहीं देख पाओगे। क्यों, क्योंकि वो बह जाती है या तो उसमें गड्ढे हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से, इसी वजह से क्या होता है, कई सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, है ना। चल, द डेवलपमेंट ऑफ रोड हैज नॉट केप्ट पेस विद द राइज इन पॉपुलेशन। पेस मतलब क्या होता है, स्पीड, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है उतनी तेजी से हमने रोड का डेवलपमेंट नहीं किया, ठीक है। एंड द रिजल्ट इज दैट द रोड्स इन सम ऑफ आवर स्मॉल टाउन्स हैज बिकम बॉटलनेक कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स। द होल ट्रैफिक सिनेरियो इज chaotic। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक पतली सी रोड थी, पहले पहले यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा थी नहीं, तो क्या हुआ, लोग यहाँ पे बसते चले गए, इसके चारों तरफ बसते चले गए, और यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि अब ये पूरा एरिया कंजेस्टेड हो गया। अब देखिए अगर इस रोड को चौड़ा करना है ना, तो अगर इस रोड को चौड़ा करना पड़ेगा, अगर रोड को यहां से लेके जाना है तो आपको इन सब के घरों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो यही चीज है कि आपकी रोड जो है उस तरीके से डेवलप ही नहीं हुई। जब आपको पता था कि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको क्या करना था, उसी समय रोड को बनवा लेना चाहिए था। अब क्या, आपको बहुत सारे घर तोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारा घर उजाड़ना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई जगहों पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। ठीक, चलिए। Increase in pollution caused by vehicles spewing jets of the diesel vapor, which is the cause of disease, smog and climate changes। अभी आप देख रहे हो विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स में आपको क्या दिल्ली में क्या हो रहा है, बढ़िया स्मॉग आ रहा है ना, स्मोक प्लस फॉग स्मॉग। तो क्या है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई जो आपके डीजल इंजन है वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा डीजल क्या पेट्रोल, सारे इंजन जो भी फॉसिल फ्यूल होगा जलेगा तो क्या करेगा, पोल्यूशन करेगा। तो पोल्यूशन की वजह से हो रही है, ठीक है। अच्छा, the construction of highways has given rise to a displacement of people and destruction of the large tracts of agricultural land। अब भाई जो चीज बनेगी वो चीज कुछ ना कुछ तो लेके जाएगी। अब आपका हाईवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है तो वहां की जो पहली ग्रीन बेल्ट थी जहां पे आपकी एग्रीकल्चर हो रही थी वो सब चली जाएगी, है ना, वो सब चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनका घर भी जाएगा, जैसे मान लीजिए सबका घर था वो भी जाएगा, और उनकी फील्ड भी जाएगी। तो यही चीज है, जब हाईवे बनेगा, ये रोड ट्रांसपोर्ट जब होगा तो
लोगों के घर भी जाएंगे और क्या होगा, उनके एग्रीकल्चर फील्ड भी जाएगी। तो ये भी ये डिसएडवांटेज है एक तरीके से कह सकते हैं। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है पहले भी पढ़ चुके हैं। चार स्टेट्स को, चार इंपॉर्टेंट सिटीज को जोड़ रहा है, कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ठीक, तो इसके बेनिफिट्स क्या है, पहली चीज क्या, इट विल कट डाउन ट्रेवल टाइम बाय 20 to 25%। ये क्या करेगा, जो टाइम ट्रेवल है वो 20 से 25% कम कर देगा। ठीक, अगर आप नॉर्मल रोड से जाओगे और इस रोड से जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका ट्रैफिक कम मिलेगा, आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी, तो आपका टाइम कम हो जाएगा। इट विल हेल्प इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय टाउन्स थ्रू इट विच इट पासेस, जिस भी टाउन से जाएगा, मान लो जैसे ये आपका दिल्ली है, ये आपका मुंबई है, और ये बीच में कोई टाउन पड़ता है, ठीक है, मगर क्या हुआ कि यहाँ से ये आपका एक्सप्रेस से जा रहा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अब इस टाउन में जो मान लो कुछ ऐसा उग रहा है, मान लो कुछ ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है जिसका ये क्या करेगा, इस हाईवे की मदद से या तो मुंबई में बेच सकता है या फिर दिल्ली में भी बेच सकता है, या बीच में कोई भी छोटे मोटे सिटीज आएंगे वहां बेच देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहा है। या मान लो दिल्ली में जमीन महंगी है तो वहां पे इंडस्ट्री लगा नहीं पा रहे हो, तो दिल्ली के आसपास किसी एरिया में लगा लो, क्योंकि ये हाईवे आपको दिल्ली से कनेक्ट करता है, तो आप वहां पे लगाओ और दिल्ली में जाके बेचो, सिंपल। ये क्या कर रहा है, वहां पे भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहा है, समझ गए कि नहीं। फिर क्या, इट विल हेल्प इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, चलो चलो पहले ऊपर देखें, इट विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आपका जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, आप सीधे सीधे कहाँ चले जाओगे, हिंटरलैंड, मतलब क्या होता है, ये वो एरिया जो बहुत पीछे होते हैं, मतलब बहुत पीछे, मतलब जैसे ये बहुत अंदर साइड जो होंगे, जिनको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा कहीं पे भी, जैसे जिसको बोलते हैं ना एकदम रिमोट एरियाज जिनको बोलते हैं, उनको हिंटरलैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इन सारे एरियाज को पहुंचने में क्या करेगा, लगेगा, आसानी हो जाएगी इन एक्सप्रेसवेज की वजह से। इट विल हेल्प इन जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कंस्ट्रक्शन एज वेल एज डिमांड फॉर स्टील, सीमेंट एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अब जहां जहां पे रोड बनेंगे वहां क्या होगा, वहां पे अपॉर्चुनिटीज आएगी तब जब आप स्टील भी लाओगे, सीमेंट भी यूज करोगे, स्टील सीमेंट यूज कर रहे हो तो इससे क्या होगा, आपकी ये इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी। एक सेकेंड ना, ठीक, तो आपकी ये स्टील और सीमेंट और अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्या हो रही, इसकी भी डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर आपका ये सिस्टम भी बढ़ेगा। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये सब यूजेस हैं। अब आता है, नेम द 4 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बट वही चीज है ना, हमको हमको तो पता है ना, हम लोग तो पढ़ चुके हैं। हमने तो पहले तुम आप लोगों से कहा है क्या, कि भाई अगर आपका बेसिक तैयार है तो उसके बाद सारे क्वेश्चन हो, चाहे उसके आप 20 तरीके के 50 तरीके के क्वेश्चन बना लो, सब हो जाएंगे, सब टिप पे होंगे। क्यों, क्योंकि आपको सब आता है। तब देखिए, नेम द 4 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवे। पहले एडवांटेजेस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा सकता है ना। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट, कंफर्टेबल एंड चीप। एक तो बहुत तेज है, जल्दी पहुंच जाएगा, कंफर्टेबल है, आराम से जाते सोते, दिल्ली जाना है सोते हुए जाओ, ठीक है, और चीप है, सस्ता है। इट इज इजी टू ट्रेवल फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी इन अ मैटर ऑफ 2 डेज। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी अगर रोड से जाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, प्लेन से जाओगे बट क्योंकि वो चीप नहीं है, महंगा पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और आपको पैसा कम खर्च करना तो आप ट्रेवल रोड से सॉरी ट्रेन से जाओ, रास्ते भर बढ़िया मजे लो, है ना। फिर क्या, इट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स चीपली। इससे क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, रेलवेज जो होता है वो रेलवेज ज्यादा पैसा कहाँ से कमाता है, आप लोगों को लगेगा लोगों को टिकट बेचकर नहीं, उससे ज्यादा पैसा वो कमाता है गुड्स को ट्रैवल करवा के। मान लो जैसे कोई चीज मुंबई में बनी है, उसको दिल्ली पहुंचनी है, तो उसको आप ट्रेन के थ्रू पहुंचाओगे तो उसका भाड़ा पड़ता है ना, टैक्स पड़ता है, कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी। तो उस गुड्स को पहुंचाने का जो पैसा है वो ट्रेन से चीपली आप एरोप्लेन से भेज के देखिए, लुट जाएंगे आप, है ना। तो वही चीज है। प्लस इट हेल्प्स इन टूरिज्म, रेलवे आपके टूरिज्म में भी हेल्प करता है। डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज क्या है, द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज आर द 3 डिफरेंट गॉजेस दिस कॉज इनकन्वीनियंस एंड डिले फॉर द पैसेंजर्स एंड गुड्स इन चेंजिंग ट्रेन्स। अब देखिए क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जो गॉजेस हैं हमारे, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जब हम लोग वन शॉट लाएंगे तो पढ़ेंगे इसमें जो 3 डिफरेंट गॉजेस हैं। ठीक है, जो हम लोग ने पढ़ा था ना, ब्रॉड, मीटर और नैरो। वो जो गॉजेस है उससे क्या होता है कि एक तो इनकन्वीनियंस होती है, आपको पता चलता है कि भाई आपकी ट्रेन यहाँ तक जाएगी ब्रॉड गॉज में, फिर आपको वहां से ट्रेन बदलनी पड़ेगी, फिर आपको आना पड़ेगा नैरो गॉज में।
तो ये एक प्रॉब्लम है जो क्या करता है, इनकन्वीनियंस, मतलब ट्रेवल्स को प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। फिर क्या ऑन घाट सेक्शन रेल जर्नी कैन बी हजार्डस, घाट सेक्शन बोल दो या माउंटेनियस रीजन में बोल दो, कहीं पे भी होगा आपका रेल जर्नी जो होगा वो हजार्डस हो सकता है, कभी भी लैंडस्लाइड आ जाएगी, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेलवे लाइंस हैज लेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द लैंड। अब देखिए पुरानी जमीन पुरानी रेलवे जो थी वो तो खाली जगह पे बनाते चले गए हैं, बढ़िया बनाता चला। अब जो भी रेलवे बन रहा है वो कहीं ना किसी घर को तोड़ेगा जरूर। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए आप रेलवेज लेके आओगे, बट रेलवेज के लिए आपको जमीन चाहिए। हवा में तो बना नहीं दोगे रेलवे, है ना, कितना पुल बनाओगे भाई, वो तो और पैसा लेके चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी का घर का तोड़ना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि मतलब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बोर्ड्स में भी प्री बोर्ड्स में भी। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट? आपको खासियत तो पता है ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है, एयर से आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, बट कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको याद रखिएगा। आपको बोर्ड्स के लिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, खाली बोर्ड्स के लिए नहीं, हमेशा देखना पड़ेगा कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को साथ में लेके चलो, ठीक है। ऐसा ना हो कि बैलेंस ना बिगड़े, इतना पॉजिटिव पढ़ लिया कि नेगेटिव दिख ही नहीं रहा है। याद रखना, हर चीज की बात हो रही है, खाली पॉजिटिव नहीं देखना होता, नेगेटिव साइड भी देखना होता है, ठीक है। तो अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट का क्या देख रहे हो, अगर आप खासियत देख रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंस देख रहे हो, तो उनसे कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, है ना। वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी? देखिए, हैवी ट्रैफिक एट द मेजर एयरपोर्ट has increased the hazards of air travel, ठीक है। when many airlines await clearance for landing and taking off, the airports get heavily crowded and this makes traffic control more difficult। अब देखिए क्या होता है, जितने बड़े आप बड़े एयरपोर्ट जाइए, जैसे आप चले गए दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, आप मुंबई एयरपोर्ट चले, बैंगलोर चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, ये क्या है, इन सारे एयरपोर्ट पे आप देखोगे बहुत ही हैवी ट्रैफिक है प्लेन का। आप देखोगे प्लेन में बैठे हो, आगे आपके 20 प्लेन खड़े हैं जो अपना वेट कर रहे हैं अपने बारी का उड़ने के लिए, है ना। तो ये चीज है, ये हैवी ट्रैफिक हो, इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं एकदम से। क्यों? क्योंकि भाई जाना सबको है और सबका प्लेन तैयार है, प्लेन तैयार है भाई, बट रनवे तो तैयार नहीं है, रनवे पे पहले से 40 प्लेन खड़े हुए हैं एयर ट्रैफिक क्लियर करने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम क्या है, टेररिज्म, हैकिंग बिकमिंग द कॉमन ड्यू टू द पॉलिटिक्स, स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल देम, ठीक है। ये हाईजैकिंग भी होता है, ये सब भी होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा एक प्रॉब्लम एक और है, इसमें नहीं है, आप भी समझिए। एक और प्रॉब्लम क्या है भाई, चीप नहीं है, बहुत पैसा लगता है। फास्ट है मुझे पता है, बट चीप नहीं है, तो पैसा बहुत लगेगा। चौथा क्या है भाई, एयरपोर्ट्स हर जगह नहीं बन सकते, तो ये डिस्टेंट प्लेसेस पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एयरपोर्ट फिर 10 किलोमीटर बाद एक एयरपोर्ट मिलेगा। आपको एक एयरपोर्ट यहाँ मिल रहा है तो अगला एयरपोर्ट हो सकता है आपको 100, 150, 200 किलोमीटर दूर मिले, तो बहुत ज्यादा दूरी भी है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप और भी अपने मन से लिख सकते हो ना। चलो, मेंशन 2 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। आप देख लो फिर वही क्वेश्चन। एडवांटेज में क्या होगा, इट इज द फास्टेस्ट एंड कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट कनेक्ट्स द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। आपको पता है रिमोट एरियाज जो होंगे, मान लो जैसे अब आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया कहाँ है, चलो फिर से देखते हैं, एक छोटा सा मैप बनाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका क्या है रिमोट एरियाज। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, अभी हम खाली हल्का हल्का रिमोट एरियाज की बात करेंगे, पूरा इंडिया का मैप नहीं बनाए, क्योंकि यही रिमोट एरियाज है, कौन से, नॉर्थ ईस्ट वाले, ठीक। ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्थ इंडिया है। तो भाई आपकी रेलवेज जो है वो यहाँ पे तो बहुत बढ़िया चल रही है, यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही, कहीं कहीं यहाँ पे भी चल जाएगी, बट आपको हम लोग ने क्या पढ़ाया है भाई, हिमालयास खड़े हैं यहाँ पे, माइटी हिमालयास, हिमालयास को कैसे क्रॉस करेगी आपकी रेलवेज, है ना। तो इन हिमालयास को क्रॉस ना कर पाने की वजह से क्या होगा, इनकी जो बीच में वैलीज होती है, जैसे ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन है, और इनके बीच में क्या होगा, एक वैली है। तो देखेंगे आप कि वैलीज में क्या होगा, थोड़ा एरिया जो होता है वो प्लेन होता है ना। अगर प्लेन है या बना दिया जाएगा तो क्या होगा, इन वैलीज में क्या करेंगे, एक एयर स्ट्रिप बना दिया जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एयरप्लेन को लैंड करवा सकते हैं। तो जहां पे आपकी ट्रेन्स नहीं पहुंचेंगी, वहां पे आपके एरोप्लेन्स पहुंच सकते हैं। तो ये एक बढ़िया खासियत है किसकी, आपके एयर एयर ट्रांसपोर्ट की, कि वो रिमोट एरियाज में पहुंच सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन, वेदर खराब है तो आपका प्लेन क्रैश भी हो सकता है, आजकल देख रहे हो बहुत प्लेन क्रैश हो रहे हैं,
जल्दी नहीं होता है, प्लीज ऐसा नहीं है कि मैं उसको वो कर रहा हूँ, बट हाँ वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना। हमारे एक सीडीएस की डेथ हो गई थी इन्हीं वेदर कंडीशंस की वजह से, है ना। फ्लाइट्स आर ऑफन डिले ड्यू टू बैड वेदर की वजह से फ्लाइट डिले हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब वेदर कंडीशंस के ऊपर इफेक्ट करता है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम गिव रीजंस बोलते हैं, याद रखिएगा आईसीएसई बोर्ड में रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। अब जैसे कुछ गिव रीजंस की बात करें तो व्हाई इज द रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कंसिडर्ड मोर यूजफुल देन रेल ट्रांसपोर्ट, स्टेट टू रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब इंडिया में जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्यों यूजफुल है रेल ट्रांसपोर्ट से। पहली चीज, रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, क्या है मोर फ्लेक्सिबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल है देन रेल। बसेस ट्रक्स एंड कार्स मे बी स्टॉप्ड एनीवेयर, भाई आप गाड़ियों को कहीं पे भी रोक सकते हो ना। तो एक ही एडवांटेज हो गया क्या कि आप क्या कर सकते हो, अपनी गाड़ियों को, आपका मन किया आप घर के बाहर निकले, सामने से एक ऑटो मिला, ऑटो में बैठे, ऑटो से आप उतरे स्टेशन पे, स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़ ली, ठीक है। या आपको कहीं पे भी जाना, आप घर से बाहर निकले और आपको बस मिल गई, आपको कहीं पे भी जाना हो, आपको आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी जाना, आपको बस मिल जाएगी। तो रोड ट्रांसपोर्ट की ये फायदा है, ये फ्लेक्सिबल है, आपको कहीं से भी मिल सकती है। भाई रेलवे के साथ ऐसा नहीं है, रेलवे के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको स्टेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो रुकती है, स्टेशन होती है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, कॉमन सेंस है, आपको डोर टू डोर सर्विस मिलेगी। आपको ओला उबर कैब कहाँ आती, रोड तक आ जाती है। आपने कभी सोचा टिकट करवा लिया है ट्रेन का शताब्दी का और आपके घर तक ट्रेन आ रही है शताब्दी की, भैया आपने टिकट कराया चलिए आपको लेने आ रहे, नहीं ना। क्यों, क्योंकि डोर टू डोर सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करती। डोर टू डोर सर्विस कौन प्रोवाइड करती है, रोड ट्रांसपोर्ट। तो इसीलिए क्या होता है, ये इसका फायदा है रोड ट्रांसपोर्ट का, समझ गए। चलिए, रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड, एक और चीज, रोड जो आपके हिली एरियाज में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना, वो जो आपके ऐसे कर्व होके जाती है ऊपर। बट आप कभी ट्रेन देखेंगे, ट्रेन बहुत मुश्किल से जाती है ना, तो देखिए वो ट्रेन हिली एरियाज की अलग ट्रेन होती है, वो अलग गॉज होता है, हम पढ़ेंगे ब्रॉड गॉज नैरो गॉज में, वो अलग गॉज होता है, ठीक। वाई इज रोड ट्रांसपोर्ट फेवर्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, कॉमन सेंस है, ये पूछे रोड ट्रांसपोर्ट को नॉर्दर्न प्लेन में क्यों फेवर किया जाता है। क्यों, क्योंकि पहली बात, इट्स फर्टाइल सॉइल एंड द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रोड ट्रांसपोर्ट इज फेवर्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यू टू इट्स फर्टाइल सॉइल। अब यहाँ पे ज्यादा आप क्या करोगे, अगर आप बहुत ट्रेन बना दोगे तो आप कहीं ना कहीं फर्टाइल लैंड को भी खत्म कर रहे होगे। एयरपोर्ट बनाओगे तो भी आप फर्टाइल लैंड को भी खराब कर रहे होगे। तो अब क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग किस पे प्रेफर करते हैं, रोड्स पे, रोड ही के थ्रू जाओ, कम जमीन बट फास्ट, इसलिए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं इतने सारे, है ना। गिव रीजन टू एक्सप्लेन द लैक ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। पहली चीज, नॉर्दर्न इंडिया हैज रगड रिलीफ एंड लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स व्हिच मेक्स द कंस्ट्रक्शन रेलवेज एक्सपेंसिव। और इंडिया में एक और बात है, हम लोग ने पढ़ा था ना नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में क्या बहुत रिवर्स हैं, हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पे कई सारे रिवर्स हैं, है ना, कई रिवर्स है ना। कौन कौन सी रिवर्स आती है यहाँ से, जैसे गंगा आ गई, ये यमुना आ गई, फिर ये ऐसे गई, फिर यहाँ से आपकी घाघरा, गंडक, कोसी, फिर यहाँ से आपकी इंडस, ठीक है, फिर यहाँ से आपकी झेलम, श्योक, फिर यहाँ पे सतलज, रावी, बियास, सब इसमें मिल जाएगी, है ना। फिर तो ये है, फिर यहाँ से भी आ जाती हैं रिवर, सोन, टोन, ये सब, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा, है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको रेलवेज बनाने में एक्सपेंसिव, महंगा पड़ेगा आपको। भाई कितने पुल बनाओगे, एक ये बना नहीं है, पता चला फिर एक नाल आ गया, फिर इसके ऊपर पुल बनाना पड़ेगा, है ना, ये एक प्रॉब्लम है। द गंगा इज नेविगेबल फ्रॉम इट्स माउथ राइट अप टू हरिद्वार, मतलब गंगा जो है, गंगा में आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं हरिद्वार तक। माउथ कहाँ है, माउथ कहाँ पे, द एरिया नियर द माउथ ऑफ गंगा इज एक्सट्रीमली प्लेन रीजन विद अ वेरी जेंटल स्लोप, ड्यू टू जेंटल स्लोप द रिवर्स फ्लो वेरी स्टेडली इन द प्लेन। मतलब क्या है कि जो गंगा में है वो आराम से आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से आप रिवर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो उसका जो प्लेन है वो बहुत ही स्टीप है। स्टीप मतलब कि क्या होता है कि आराम से उसका पानी बहुत फैला हुआ है और आपकी रिवर उसके ऊपर क्या होगा, आपकी शिप आराम से चल सकती है ना। इसी को तो बोलते हैं ना नेविगेबल, आराम से आप उस पर ट्रेवल भी कर सकते हो, है ना, उसी को नेविगेबल बोलते। स्टेट टू रीजन व्हाई द रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर नॉन पेरिनियल एंड नॉन नेविगेबल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, उसका आंसर भी बहुत आसान, क्योंकि कल वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि पेरिनियल रिवर्स क्या होती है, नॉन पेरिनियल रिवर्स क्या होती है ना। रिकॉल करिए जल्दी से, नॉन पेरिनियल रिवर्स क्या होती है, नॉन पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जिनमें पूरे साल पानी नहीं रहेगा। अब जिनमें भाई पूरे साल पानी नहीं रहेगा तो उसमें आप रिवर कैसे, भाई कैसे आप अपनी शिप को
चलाओगे, है ना, शिप ट्रेवल कर ही नहीं सकते हो। तो वही चीज है भाई, जब डेक्कन प्लेट्यू की सारी रिवर्स कैसी हैं, पहली बात नॉन पेरिनियल है और नॉन नेविगेबल होता है, उससे आप ट्रेवल भी नहीं कर सकते। क्यों नेविगेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि डेक्कन प्लेट्यू में क्या है भाई, बहुत सारे डिप्रेशन भी हैं और वो रॉकी एरिया है, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, तोड़ ही नहीं पाओगे आप जल्दी, है ना, तोड़ के आप वहां कैनाल तो बना ही नहीं सकते, बहुत पैसा लग जाएगा आपका। इसलिए वहां पे कौन सा हो रहा था इरिगेशन, याद आ रहा है? टैंक इरिगेशन पढ़ा था ना, टैंक इरिगेशन होता है। तो इसीलिए इसका दो रीजन क्या होंगे, पहली बात क्या है, दे फ्लो थ्रू रॉकी रीजन, वो रॉकी रीजन है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, आप आराम से आसानी से कैनाल नहीं बना पाओगे। फिर दूसरी चीज क्या है, दे डिपेंडेंट ऑन मानसून विंड्स फॉर देयर वाटर, अब वो मानसून पे डिपेंड करते हैं, इसलिए वो नॉन पेरिनियल है ना। पेरिनियल रिवर्स क्या होती है, याद है? पेरिनियल वो रिवर्स होती हैं जिनको पूरे साल पानी मिल रहा है, कहां से, स्नो, स्नो से मिल रहा है कि नहीं, आइस ग्लेशियर से। अब अगला क्वेश्चन, व्हाई हैज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनलैंड वाटरवेज डिक्लाइन, इनलैंड वाटरवेज का जो इंपॉर्टेंस है वो कम क्यों हो गया, गिवन इन टू रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली चीज क्या है, इंडियन रिवर्स में सिल्टिंग की प्रॉब्लम है, सिल्टिंग मतलब बहुत ज्यादा उसमें वो जो सेडिमेंट्स है वो जमा हो जाते हैं, सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, मतलब कि उससे क्या होगा, जैसे ये आपकी रिवर है वो इतनी गहरी थी, ठीक है, ये आपकी रिवर बहते हुए आ रही है ना, ये आपकी रिवर बहते हुए आ रही है इस तरफ से, ये इतनी गहरी थी आपकी रिवर, और ये बहते हुए, रुकिए इसको ब्लैक पेन से कर देता हूँ, है ना, ये आपकी एक रिवर है जो कि इतनी गहरी है और ये बहते हुए आ रही है। अब विद टाइम क्या होगा, इस ये अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही होगी, सेडिमेंट्स क्या करेंगे, ये यहाँ पे सिल्टेशन मतलब जमा हो जाएंगे, तो सिल्टेशन हो जाएगा तो ये क्या कर देंगे, ये नीचे से इसको जो पानी था, पानी ऊपर रह जाएगा और कुछ टाइम बाद इसकी डेप्थ इतनी ही रह जाएगी। क्यों? इसके नीचे क्या हो गया, सब सेडिमेंट जमा हो गए। तो ये एक प्रॉब्लम है, कौन देखता है, ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारी इंडियन रिवर्स। तो जब इतनी गहराई कम हो जाएगी, तो गहराई कम हो जाएगी तो आपका क्या होगा, शिप आराम से ट्रेवल नहीं कर सकती, वो बार बार जमीन पे लड़ जाएगी, ठीक है, टाइटैनिक बनना है क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा, द डेप्थ ऑफ वाटर इन सम रिवर्स डिक्लाइन। अब क्या होता है, कई बार पानी कम हो जाता है, कब, ड्राई सीजन में, तो आपकी नेविगेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक, इसीलिए क्या है। और दूसरा एक और रीजन क्या, इट इज अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाई आज चलोगे तो भाई आपको एक हफ्ता लग जाएगा बहुत ही लंबा स्ट्रेच कवर करने में, लंबा क्या वो छोटा स्ट्रेच कवर करने में, और उतने ही टाइम में आप क्या कर सकते हो, अगर कार से जाओ तो होके काम भी निपटा के वापस आ जाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसके साथ ये स्लो मीन्स है, समझ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक तरीके से आपके मैपिंग में भी इंपॉर्टेंट है ना, बस कुछ थोड़ी कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। अब जैसे नेम द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ईच ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट, ठीक है, सी पोर्ट्स क्या होते हैं, सी पोर्ट्स वो एरिया होते हैं जहां पे आपकी बड़ी बड़ी शिप्स आके क्या करती हैं, रुकती हैं, अपना कार्गो उतारती हैं। तो ये क्या है, कुछ शिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोर्ट्स हमेशा कहाँ होंगे, सी शोर के पास, जहां पे आपका समुद्र होगा। तो जैसे ये आपका साउथ सदर्न पार्ट है, ठीक है, तो हमको ही पता है कि ये यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, है ना, ये यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, और ये यहाँ पे क्या है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है ना, और ये आपका इंडियन ओशन। तो ये पूरा एरिया क्या है, ये हमारे पास सी है। तो यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, कई सारे पोर्ट्स बनेंगे, एक यहाँ पोर्ट है, कौन सा, इसको बोले हम लोग क्या, वेस्ट कोस्ट पोर्ट, इसको बोलेंगे ईस्ट कोस्ट पोर्ट। अब वेस्ट कोस्ट में कहाँ कहाँ है, मुंबई, ठीक है, बहुत बड़ा पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मारमा गोवा, ये कहाँ पे है, गोवा में है मारमा, या गांव बोल दो, मारमा गांव, ठीक है। फिर मैंगलोर, ये क्या है, ये कुछ पोर्ट्स हैं जो आपके वेस्ट कोस्ट में, ठीक है, और भी बहुत सारे, कांडला हो गए, ठीक है, कोचिन हो गए, ये सब भी है। अब ईस्ट कोस्ट की बात करें तो एक यहाँ चेन्नई में है, एक यहाँ पे विशाखापट्टनम है जिसको वाइजैग भी बोलते हैं, वाइजैग या विशाखापट्टनम या कोलकाता, ठीक है। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं जो आपके ईस्ट कोस्ट पे है, समझ गए। तो ये और भी पोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, नेशनल पोर्ट्स होते हैं जिनको स्टेट पोर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो यही पोर्ट्स हैं, ठीक। तो ये कुछ पोर्ट्स हो गए। नेम 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बहुत सारे हैं। कुछ की बात करें
तो जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे, आईजीआई जो कि दिल्ली में है ना, आईजीआई कहाँ है, दिल्ली में है। सहारा एयरपोर्ट मुंबई, दमदम एयरपोर्ट कहाँ है, कोलकाता, ठीक है। मीनाबक्कम कहाँ है, मीनमबक्कम कहाँ है, चेन्नई में है। तो कई पोर्ट्स हैं, ये तो कुछ हैं, ऐसे बहुत सारे, चौधरी चरण सिंह है लखनऊ में है, ठीक है। नेम टू नेशनल एयरलाइंस की बात करें तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, और भी बहुत सारी नेशनल एयरलाइंस हैं, ठीक है। नेम टू प्राइवेट एयरलाइन, किंगफिशर, जेट एयर, किंगफिशर तो अब नहीं है ना। अब वहां पे गो इंडिगो बोल सकते हो, गो एयर बोल सकते हो, ये सब भी है, ठीक है। एंड इनलैंड, इन इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे, अगर बात करें, एक इंडिया में 100 के पास इनलैंड वाटरवेज है, मतलब कि देश के अंदर जो रिवर्स के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंस है। जो एक है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 2, जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र कनेक्शन धुबरी, गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़, ये कहाँ पे, ये आपका रिवर ब्रह्मपुत्र के साइड है ना। अगर हम नॉर्थ ईस्ट, अगर हम नॉर्थ ईस्ट बनाए, खाली नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो ये ऐसा है शायद, है ना। हाँ। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसे है, फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको अरुणाचल मिलेगा। तो अरुणाचल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुवाहाटी है, मेघालय है, असम है, इन सब एरिया को कौन कवर कर रहा है, ये आपका कवर कर रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर। क्यों, ये आपको पता है ना, पढ़ाया है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से क्रॉस होते हुए कहाँ आती है, अरुणाचल, फिर असम, फिर यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करती है, और यहाँ से आपको गंगा मिलती है जो इसको कनेक्ट कर जाती है यहाँ, है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है किसका, नेशनल वाटरवेज नंबर 2। अब वन एक्सप्रेसवे विद इट्स टर्मिनल सिटीज, आप एक एक्सप्रेसवे की बात करो तो एक एक्सप्रेसवे कौन सा है, टर्मिनल सिटीज, मतलब जहां से शुरू नहीं जहां खत्म हो रही है। तो शेरशाह सूरी मार्ग कहाँ शुरू होता है, कनेक्शन दिल्ली टू अमृतसर, ये एक शेरशाह सूरी मार्ग है, जो कि शेरशाह सूरी के नाम से है ना, जीटी रोड आपने सुना होगा, ठीक है। तो दिल्ली टू अमृतसर, a major port which is not located in the one sea coast and it is at a distance of 128 किलोमीटर from the coast along the bank of the river। मतलब एक ऐसा, ये याद रखिएगा, ये मैप में पूछ सकते हैं कि ऐसा सी पोर्ट जो सी कोस्ट, समुद्र के कोस्ट पे नहीं है, बल्कि 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर और अंदर है रिवर के ऊपर, जो कि कोलकाता पोर्ट है, ठीक है। कहाँ पे, अगर हम बात करें कोलकाता पोर्ट कहाँ है, तो जैसे ये आपका अगर हम बात करें, पूरा नॉर्थ इंडिया बनाए क्या, अच्छा ठीक, बना देते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्थ इंडिया है, ये यहाँ से आपको क्या आ रहा है, ये आपका बांग्लादेश है। तो यहाँ पे आपको भी पता है यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, गंगा, तो कैसे जाएगी, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको हुगली बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये जो पोर्ट, अगर हम बात करें तो भाई कोलकाता पोर्ट जो है वो यहाँ पे सी के पास, यहाँ सी है आपकी, हाँ, बे ऑफ बंगाल है, बट बे यहाँ पे ना होके यहाँ पे अंदर है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट कहाँ है, ये 128 किलोमीटर अंदर है सी कोस्ट के, समझ गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता पोर्ट। नेम टू एरियाज वेयर हेलीकॉप्टर सर्विस में बी यूज, याद रखिएगा हमने पढ़ा है एयर वहीं पे पहुंच सकता है जहां पे आपके रेलवे पहुंचने में थोड़ी दिक्कत कर रहा हो। तो जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जहां जहां हिली एरियाज होंगे, जहां पे एरोप्लेन पहुंचने में दिक्कत होगी, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, हेलीकॉप्टर। क्यों, हेलीकॉप्टर को रनवे की जरूरत नहीं, ऊपर उठा ऊपर बैठ गए, है ना, समझ गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज के लिए ट्रांसपोर्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे, है ना। बाकी आप लोग क्या करेंगे कि आप चैप्टर पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका चैप्टर कितना तैयार हो गया है ना। अभी हम लोग अभी और भी चैप्टर्स लेके आएंगे, तो अभी आप आगे ट्यून रहिए, है ना। चलिए बाय।